गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता को सूत सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर को सभी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। आशु जी, धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको और आपको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। और आगे चलते हैं। जैसा हम देख चुके हैं, इस समय तक परिस्थिति ये है कि अर्जुन परेशानी में है, डिप्रेशन में है। वो कहता है मेरे से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। वो तरह तरह की दलीलें देता है। और कोई भी डिप्रेशन में होगा तो डिप्रेशन से रिलेटेड जो उसके माइंड में है, उस तरीके की बातें वो सब तरीके से कहेगा। और ये नेचुरल है, सब में है। इससे ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई खराब हो गया, तंग हो गया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी परिस्थिति में ऐसी जब डिफिकल्टीज आती हैं, तो किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसी ही मनोस्थिति होगी। चलें जरा आगे चलते हैं। आज हम श्लोक 43 से आगे पढ़ेंगे। दोष फोर्टी के टू से शुरू कर लें मेरे ख्याल से। ठीक है। श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों में और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। आशु जी, यहाँ रुकें जरा। इस श्लोक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, संकरह, वर्ण संकर। इस परिस्थिति में जो शब्द का अर्थ मुझे समझ में आया, हालांकि मुझे बहुत पुराना याद आता है, जब मैं 10th या 11th में कहीं पढ़ता था, तो हमारे टीचर होते थे, मास्टर जी होते थे, जिनका नाम पूर्णचंद जी होता था। उधर आर्या स्कूल, इधर अंबाला सिटी में। तो वहां पे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मास्टर जी, वर्ण संकर का क्या अर्थ होता है? तो उन्होंने पूछा कि ये आपने कहाँ पढ़ा? मैंने कहा जी, भगवत गीता में पढ़ा है मैंने। तब ये शब्द मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जिसके माता पिता जो हैं, माता एक उससे है और पिता दूसरे से हैं, दूसरी संस्कृति से हैं, कि अंग्रेज हैं या ये हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसों के जो संतान है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। इस शब्द को मैं बहुत मनन करता रहा। अब मेरी समझ में आता है कि ऐसी परिस्थिति में जब पंडित लोग, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो लड़ाई वाले हैं, ये लड़ाई में अगर मारे जाते हैं, तो फिर आगे के जो विवाह वगैरह होने हैं, वो इनसे अलावा जो होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से होंगे। और अगर वैश्यों में से भी कुछ की क्षति हो गई है, नुकसान हो गया है, तो फिर बहुत कम लोग बचेंगे। उधर ऊपर वाले कैटेगरीज में से पुरुष मारे जाएंगे संग्राम में, नीचे वाले में और वहां पर स्त्रियां जो हैं वो विधवा हो जाएंगी, और तब मुश्किल होगी कि उनके विवाह कैसे हों। तो ऐसी परिस्थिति में जब स्त्रियां उच्च वर्ण से होंगी, यानी इंटेलिजेंट उससे होंगी, या ब्राह्मण और क्षत्रिय से होंगी, और बाकी की जो पति हैं, पुरुष हैं, वो वैश्य और शूद्र से होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो संतानें उत्पन्न होंगी, उनको यहां इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, वर्ण संकर कहा जा सकता है। और ऐसा मैं समझता हूं कि इसमें मिसमैच हो जाएगा, और जितनी इंटेलिजेंस संतानों में आनी चाहिए, उतनी इंटेलिजेंस आ नहीं पाएगी। आने वाली संतानें उतने अच्छे ब्राह्मण या उतने अच्छे क्षत्रिय नहीं बन पाएंगे। ऐसा मेरा इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए मेरे को समझ में आता है। तो इसमें कहा वर्ण संकर कुल घातियों को, यानी जिन्होंने कुल के पुरुषों का नाश किया, उनको मारा, और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। देखिए, ऐसी परिस्थिति आज के संदर्भ में हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी जो अर्जुन ने तर्क दिया, इस बात को ध्यान रख लेने वाला है कि जहां कहीं
शादियां हों और हों, तो हम इन चीजों का ध्यान रखें कि मैचिंग होने चाहिए, इंटेलिजेंस जो है मैचिंग होनी चाहिए, ताकि आने वाली संतानें उन्हीं गुणों को लेकर के थोड़ा और आगे अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें। कहा है नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्प से वंचित, इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसके ऊपर मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इन समरी इस श्लोक से जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपसे डिस्कस किया, कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि विवाह शादियों में हम मैचिंग लड़का और लड़की देखें। अदरवाइज इस तरीके के नुकसान जो यहाँ बताए गए हैं संभव है, हो जाने संभव है। देखें, इसका इसमें किसी का कोई प्रश्न? सर मैं एक चीज और एक ऐड करना चाहूंगी। हाँ मतलब जी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ इट जी। मे बी रॉन्ग, कि जब ऐसे युद्ध में ब्राह्मण या क्षत्रिय जो बहुत केपेबल थे, वो लोग तो संग्राम में मर जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो शायद उतने केपेबल नहीं होंगे। और क्योंकि वो केपेबल नहीं होंगे तो वो उतनी, जो अगली संतान होगी उसको वो उतना केपेबल, क्योंकि वो केपेबल नहीं है तो वो उस तरह से वो गाइड नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मतलब जो एजुकेशन वो देंगे वो इट विल नॉट बी अप टू द मार्क। तो वो भी शायद हम कह सकते हैं कि वो भी वर्ण संकर हो जाएगा। हाँ, जो आप कह रही हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस तरीके के मिसमैच आएंगे, हाँ क्योंकि जी। जो गुण फिर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में थे, वो गुण आगे आने वाली संतानों में उतने अच्छे नहीं पनप पाएंगे, उतने अच्छे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाइड करने वाले उस तरीके के लोग जो हैं नहीं होंगे। आपने जो बात कही मैं आपसे सहमत हूं। और किसी का कोई विचार? और सर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात कर रही है की जा रही है इस पे, वो उसी टाइम की होगी ना, क्योंकि उस समय में तो जो ब्राह्मण का बच्चा था उन्हें ही राइट होता था पढ़ने का, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। हाँ देखें, ऐसे है, मैं इसमें नहीं जाता कि उस वक्त राइट होता था या नहीं होता था। मैं ये कहता हूं कि किसी एक एक मैंने छोटा सा सुना हुआ है, इसके साथ संदर्भ में जोड़ता हूं, कि एक किसी किसान के खेत में वो तरबूज के बेल उगाता था और तरबूज उगाता था। और जब तरबूज बड़े बड़े हो जाते थे तो गांव वालों को, बच्चों को बुलाता था और कहता था कि कंपटीशन है, देखिए कौन सबसे बड़ा तरबूज तोड़ करके लाता है, और फिर खाने का भी कंपटीशन होगा। ऐसा कंपटीशन करवा करके, और ये मुफ्त में होगा, किसी को कुछ पैसा नहीं खर्च करना, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन सबसे बड़ा तोड़ के लाना होगा। तो वो सबसे बड़ा तोड़ के लाते थे। उनको खाने के बाद जो बीज बचते थे उनको वो सेव करता था, उनसे आगे फिर नई अगले साल के लिए जो है बीज पैदा करता था। यानी कि अच्छा बीज होने से अच्छी फसलें तैयार होती हैं, इसी तरह से अच्छी नस्लें तैयार होती हैं। यानी कि जो डीएनए है उसका फर्क पड़ना है कि किस वैरायटी का, किस कैटेगरी का, कितनी इंटेलिजेंस के डीएनए हैं, जिनसे फिर और ज्यादा अच्छे डीएनए होंगे। ऐसा मेरी समझ में आता है कि क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दो कैटेगरीज जो थी, उनके डीएनए एक वैरायटी के थे। मैं ये नहीं कहता कि वैश्य और क्षत्रिय कोई घटिया लोग हैं, नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी इंटेलिजेंस दूसरे तरीके की है। वो जिन चीजों में माहिर हैं, वाणिज्य में वो जो जानते हैं वैश्य, व्यापार जो करते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय व्यापार नहीं कर सकते। ना उन्होंने किया, अगर उनको व्यापार करना पड़े तो वो पीछे रह जाएंगे। इसी तरह से जो शूद्र हैं, वो भी अगर वैश्य का या किसी और का काम करेंगे वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम जो सफाई वाले कर्मचारी हैं उसका काम करेंगे, हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। वो अपने काम को अपनी तरह से जानते हैं कि अच्छे से अच्छा कैसे होगा। ऐसे किसी को ऊंचा या नीचा, कम या ज्यादा ना कहते हुए, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, अपना डीएनए है, और उसकी उसमें एक्सपर्टीज है, ऐसा मान के मैं चलता हूं। देखें, तो इन परिस्थितियों में
ये जो श्लोक है, हालांकि इसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन हमारे संदर्भ में इस समय इसकी कोई ज्यादा वैल्यू हमारे दैनिक जीवन में या सामाजिक सोशल लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय इसके कि शादियां जब की जाएं तो जरा मैचिंग देख ली जाए। आगे चलते हैं। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। देखें, ये चीज हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, हमने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन हम ऐसी ही बात कह रहे थे। यानी कुल धर्म का नुकसान हो जाएगा, जाति धर्म का नुकसान हो जाएगा। जो चीजें हमने अभी डिस्कस की वही बातें शायद इन श्लोकों में कही गई हैं। इनमें से आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। यानी कि ऐसी लड़ाई में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाप्त हो जाएंगे तो उनसे फिर कंसीक्वेंटली जाति धर्म नष्ट होंगे, खराब होंगे, उनमें एबरेशंस आएंगी, खामियां आ जाएंगी। बैलेंस बिगड़ जाएगा जाति धर्म का। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाति धर्म का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक, आगे चलें। हाँ जी। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। देखें, ये जो श्लोक है, यहां पर इतनी बात समझ में आती है कि भाई नुकसान तो होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने लालच के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कई दफे परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपस में परिवारों में झगड़ा हो जाता है, और उसका सबसे आसान इलाज बहुत दफे या कई दफे कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है। मान लीजिए मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है, मुझे पता है, लेकिन मैं कह देता हूं सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरे से नहीं गलती हुई और मुझे 100% पता है कि गलती दूसरे की है, लेकिन अगर झगड़ा आगे बढ़ने से बचता हो, बड़ा नुकसान होने से बचता हो, तो कहीं ये झूठ से भी कह देना कि हाँ मेरे से गलती हो गई, आप तो ठीक ही कहते हैं, मैं ध्यान रखूंगा, इतना कहना भी कई परिस्थितियों में हेल्पफुल हो सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए। इस श्लोक से पता चलता है, जैसे कहा, हा शोक, हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और लोभ के सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यानी ये जान खत्म करने की बात है, जान से मारने की बात है, कि थोड़े से लालच की वजह से जान का नुकसान क्यों करना। माल का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, भरपाई हो जाएगी, जान का नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो जो तर्क अर्जुन दे रहा है, कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रांग तर्क हैं, और इनसे भी हमें सीखने की जरूरत है कि हमारे दैनिक जीवन में भी या सामाजिक जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आए तो कहीं ना कहीं गलत होते हुए भी, दूसरे के गलत होते हुए भी और खुद ठीक होते हुए भी माफी मांगने से अगर काम चलता हो, या किसी चीज को छोटी मोटी को त्याग देने से काम चलता हो जिससे मेरा थोड़ा ही नुकसान होता हो, उसको छोड़ देने से, फॉरगो करने से भी अगर फायदा होता हो, तो इस तरीके की बात को अपनाने में कोई नुकसान नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देखें,
आप क्या कहना चाहेंगे, आप में से कोई? चलिए आगे चलते हैं, आशु जी। इस अध्याय का सर ये अंतिम श्लोक है, पहले अध्याय का। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। देखिए, जैसा मैंने कल भी कहा और आज भी कहा, इस अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन डिप्रेशन में है, विषाद में है। और उस समय वो अपने तर्क दे रहा है कि हमारे लड़ाई लड़ने से ये नुकसान हो सकते हैं। और बहुत कुछ मैं समझता हूं कि इससे भी हमें सीख लेना है कि ऐसी अगर परिस्थितियां आती हैं, अगर बड़े नुकसान को बचाने के लिए थोड़ा बहुत अपना नुकसान भी हम हो जाने दें, एक्सेप्ट कर लें उसको, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होनी चाहिए। मैटर रिजॉल्व हो जाना बड़ी बात होती है। अगर लड़ाई झगड़े के बगैर हल हो सकता हो, जैसे अभी आज के दिन में लड़ाइयां क्या हैं? आपस की लड़ाइयां हैं या कानून की लड़ाइयां हैं? मुक्के मार के और तलवारें चला के तो लड़ाइयां हैं नहीं। अब कानून की लड़ाई में किसी कोर्ट में जाओ तो वो कहते हैं आपने पहले अपने आप के आपस में क्या कोशिश की इसको रिजॉल्व करने की। ऐसा मुझे पता चला है कि ऐसी भी बात आती है। पूछ लेते हैं कि भाई आपने आपस में क्या किया है पहले, इससे पहले हमारे पास आने से पहले आपने क्या क्या कोशिश की है। यानी कि आगे लेवल पर अगला स्टेप लेने से पहले कहीं ना कहीं कोशिश कर लेनी चाहिए कि क्या इसको आपस में आपसी रजामंदी से, बातचीत से, डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है। और उस समय जब कोर्ट में कोई जाता है, हो सकता है पार्टीज ने पहले ना सोचा हो कि कितने साल मुकदमा चलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना नुकसान होगा। और आज के दिन में वो कल जिक्र भी हो रहा था कि 5 करोड़ परिवार जो हैं मुकदमों से जूझ रहे हैं, और हर परिवार में अगर 6-6 मेंबर हों, अफेक्टेड हों, तो 30 करोड़ लोग जो हैं मुकदमों से अफेक्टेड हैं। ऐसे ही और भी मुकदमों की बात की। कहने का मेरा मतलब ये कि एक दफे लड़ाई में उतर गए, तब लड़ाई उस तरह की थी, आमने सामने थी, हथियारों के साथ थी। आज के दिन में जो भी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई है। वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी कोर्ट में हो, छोटी में हो, बड़ी में हो, क्रिमिनल में हो या सिविल में हो, किसी भी कोर्ट में हो, आज की लड़ाइयां कोर्ट की लड़ाइयां हैं। लेकिन इनको शुरू करने से पहले हम सबको, किसी का भी अपना है, उसके संबंधियों का है या परिवारजनों का है या मित्रों का है, अगर हो सके तो पहले सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि ये अगर शुरू होगा तो अंदाजन कितने सालों में खत्म होने वाला है। मेरा जो एस्टीमेट है, हमारे पिताजी ने मुकदमे कुछ जमीन के शुरू किए थे, वो आज तक चल रहे हैं। पिताजी तो चले गए 2000 में, 93 के आसपास उन्होंने शुरू किए थे। लेकिन आज के दिन में भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो मुकदमे पेंडिंग हैं, आगे ही नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं इस बात की डिस्कशन कर लेनी चाहिए, सलाह कर लेनी चाहिए, वकीलों से पूछ लें, औरों से पूछ लें जो नॉलेज रखते हैं इस मामले में, उनसे पूछें कि पहली कोर्ट के लेवल में कितने साल लगेंगे। जब एक कोर्ट में एक पार्टी हारती है तो वो अगले लेवल पे जाती है, उस कोर्ट में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में पहुंचते हैं कि हाई कोर्ट में कितना टाइम लगेगा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, उसमें कितने साल लगेंगे, कुल मिलाकर कितने साल लगेंगे। और मामला सिर्फ इतना कि ये जमीन मेरी होनी चाहिए या उसकी होनी चाहिए। हमारे पिताजी ने कहा कि ये हमारी है, दूसरी पार्टी ने कहा कि जी कब्जा हमारा है, इसका झगड़ा चल रहा है, खत्म नहीं होता। क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं है। डिस्कशन क्या कर रहा हूं मैं इस श्लोक के साथ कह रहा हूं कि जो कुछ इस अध्याय में हमने पढ़ा, ये अंतिम श्लोकों में, आज के श्लोकों में, कि जो कुछ होने वाला है, उस समय की लड़ाइयों में जान का खतरा था, जान का नुकसान होना था। आज की लड़ाइयों में कानून की लड़ाइयां हैं, समय का समय बर्बाद होना है, पैसा बर्बाद होना है, कितने साल लगेंगे कुछ पता नहीं है, परेशानी झेलनी है।
पता नहीं किस किस तरीके की होगी। तो शुरू करने से पहले कोई भी पार्टी अगर किसी केस को, कोर्ट की लड़ाई को शुरू करना चाहती है, उसको डेफिनेटली कई बार जो जानकार लोग हैं उनसे सलाह करनी चाहिए, और जो तजर्बेकार हैं जिन्होंने भुगता हुआ है कि कितना कितना टाइम लगता है, उनसे पूछ लें, फिर डिफिकल्टीज देख लें। तब अगर आपस के फैसले करने से कोई चीज हल होती हो तो उसको उस तरीके से हल करना आसान होगा। और कोर्ट में भी कोई आप फाइल करते हैं, आप ये जरूर लिख दें, ये मेरा मेरा सुझाव है। क्या करेंगे एडवोकेट ठीक से बता पाएंगे, मैं नहीं उसमें कुछ कह सकता, लेकिन ये जरूर लिख देना चाहिए कि मेरा सुझाव है कि हम अगर इसको इस तरीके से, ये मेरी प्रपोजल है, ऐसा अगर हल कर लें, तो मैं कहता हूं, दूसरी पार्टी से निवेदन करता हूं कि बगैर कोर्ट का की इंटरवेंशन के हम मुकदमे को हल कर सकते हैं। ऐसा सुझाव जरूर देना चाहिए अगर हो सकता हो और कानून मानता हो और एडवोकेट इसकी सलाह भी देते हो। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। तो हो सकता है इस तरीके से भी हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। तो ये सारी डिस्कशन, मुझे मेरे मन में ये सारी बातें आई। पहले अध्याय के अंतिम श्लोकों को अर्जुन ने जो कहा, अर्जुन से सीखने को, कृष्ण की बातों से तो हमने बहुत सीखा है, लेकिन हमने इस बात पे बहुत कम डिस्कशन की है कि अर्जुन के विषाद से, अर्जुन के जो आर्गुमेंट हैं, अर्जुन के जो डायलॉग हैं, उसने जो कहा, उससे हमने क्या सीखा है। इसके ऊपर शायद डिस्कशन कम हुई है। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखें जरा आप लोगों का क्या कहना है, क्या सुझाव है। जैन सर, हाँ जी। अर्जुन की जो बातें हैं बहुत सुंदर लगी इसमें। वो युद्ध नहीं करना चाहता, जो बात और कोई भी नहीं करना चाहेगा, उसकी बातें सुन के कोई नहीं करना चाहेगा। बाकी जो बैकग्राउंड कृष्ण जी ने देखी है, जब अपना वो लेके गए देशा भी तो 5 गोई दे दे, जब बंदी बनाया, उन जो आदमी देखता है ना बैकग्राउंड, उसको पता होता है यार ये गलत हो रहा है। कृष्ण जी ने सब कुछ देखा, उनका हाल जब यहाँ तक पहुंचे। अर्जुन वहां नहीं था उस टाइम। जो हाल कृष्ण जी के साथ किया इन्होंने, दुर्योधन ने, वो हाल कृष्ण जी ने देखा है। अर्जुन तो भावुक हो गया, भी मेरे चाचे ताए के मेरे, और कोई धृतराष्ट्र ने भी कोई कमी रखी। पहले ही श्लोक में उसने कह दिया माम का, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने। वो पहले ये कहते थे सभी भी ये पांडवों के पुत्रों को ज्यादा प्यार करता है। धृतराष्ट्र का प्यार युधिष्ठिर से बहुत ज्यादा था, दुर्योधन से ज्यादा। पर पहले ही देखो, वो ही चाहता भाई ये हारे और मेरा बेटा जीते, दुर्योधन जीते। पहले ही श्लोक में उसने कह दिया ये। पर अर्जुन तो भावुक हो गया, अपने सिर्फ भावुक हो गया। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये 3 ऐसे व्यक्ति तब थे वहां, भाई जो उनको माँ बाप से बहुत दूर है। मतलब वो तो, मतलब वो भी प्यार अर्जुन से, अर्जुन का प्यार असीमित प्यार था उनसे। वो उनको देख के, जिन्होंने खिलाया है मुझे, जिन्होंने किया है, आज मैं उनके ऊपर चलाऊं। चलो, ये तो फिर कृष्ण जी का बहुत जोर लगा ये इसके बाद इनको ये चीजें सिद्ध करने में। मतलब जैसा, ठीक है, आपकी भी बात ठीक है भाई, केस को सुलझाया जाए तो सबसे बढ़िया है। परंतु जब कोई वो फिर भी कहे भाई मैं सुलझाते नहीं, मैं तो कोर्ट में लड़ूंगा, फिर क्या करा कोई। ये आप है, 23 साल हो गई। 23 साल में आप कम से कम साल में 12 दिन जाते होंगे कोई ना कोई। 23 जरबे 12, 276 दिन तो आपको सजा मिल गई। सवेरे जाके रात को शाम को आना कोर्ट में से, 276 दिन की सजा आपको ही मिल गई, उसको भी मिल गई। वो भी दूसरी पार्टी भी जाती है, अपने भी जाते हैं, वकील को भी 500 लेके आते हैं। अभी हम वो भगवत गीता के बारे में, जैसे धार्मिक ग्रंथों को अभी तक हम सब लोग किसी और तरह से सिर्फ पूजा करने के लिए या मंदिर में रखने के लिए हम
लाया करते थे अपने घरों में। लेकिन जो ये सेशन है इसमें हम प्रैक्टिकली, और यहीं पे नहीं बल्कि और भी, जब हम सोशल मीडिया पे भी बहुत चीजें आजकल देख रहे हैं, नई जनरेशन के लोग जो आ रहे हैं बच्चे, वो उसको प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं कि हम इसमें से सीख क्या पा रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे काम में आ रही हैं। तो आज हमने पहले अध्याय का समापन किया है भगवत गीता के, और पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। अभी तो समापन का समय हो चुका है, 5 मिनट है हमारे पास। तो एक एक पंक्ति में, जैसे कि सर ने भी बहुत सारे हमें बातें समझाई कि हम ये चीजें सीख पाए हैं प्रथम अध्याय में, उन्हीं को यदि दोहराया जाए तो जो लोग आज जुड़े हैं उनको भी लाभ हो जाएगा। सर, मुझे ये लगता है कि अर्जुन विषाद योग जो हमने अभी तक नहीं लिया, एक चीज मेरे मन में आ रही है, पढ़ी भी है कहीं पर, कि विषाद योग मतलब कि विषाद की स्थिति तो किसी के भी लाइफ में आ सकती है, और हमारी लाइफ में पता नहीं क्या क्या होना है, हमें कुछ हम जानते भी नहीं है उसे। लेकिन जो आपने भी कल बताया कि डिप्रेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं किसी को, उसके लिए जो एक पॉइंट है कि अर्जुन के पास कृष्ण जी थे, वो उनके पास गया। यदि हमारे पास, हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग, हमारे कुछ मित्र, या हमारे घर में ही कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो जिनको हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं और वो हमें सही गाइडेंस दे सकते हैं, तो हमें अपनी लाइफ को जीना आसान हो जाएगा, और हम जल्दी से जल्दी किसी भी स्थिति से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है, उस समय क्या इलाज करना है, उसकी गाइडेंस हमें मिल पाएगी। आशु जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। मैं समझता हूं कि जब हम इन चीजों पे फोकस करते हैं कि हमने ग्रंथों से, चाहे भगवत गीता है या कोई और है, उनसे अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सीखना है, उसकी रेलेवेंस हमारे लिए क्या है, जब हम इस तरीके से फोकस करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें ज्यादा फायदा होगा, एज कंपेयर टू ओनली वर्शिपिंग द बुक्स। ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने आज जो कहा कि अर्जुन के विषाद की जो बातें हैं, इससे तो हमें पता चला कि फिर वो डिप्रेशन में गया, और श्री कृष्ण जी के सामने समस्या थी कि किसी तरीके से इसको डिप्रेशन से बाहर लाया जाए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा वॉरियर है। इसके बगैर ऐसे लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, जीतना तो दूर की बात है, लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। तो उनके सामने ये चैलेंज था। लेकिन आज के श्लोकों में जो हमने डिस्कस किया कि उसके विषाद की जो बातें उसने कही हैं, उन बातों से हम क्या सीख सकते हैं और किस रास्ते पर हमें अपने आप को ढालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखें कुछ और। जैन सर। एक तरह से हाँ देखा जी। जाए तो अर्जुन की बातें जो है वो गलत नहीं थी, बातें अपनी जगह वो बिल्कुल सही था। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि कृष्ण जी सारे प्रयत्न कर चुके थे और कोई चारा बाकी नहीं रह गया था युद्ध के अलावा। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया। अगर कोई और परिस्थिति होती तो हो सकता है कृष्ण जी उनकी बात भी मान भी जाते कि तू ठीक कह रहा है, क्योंकि युद्ध करना अच्छा नहीं होता। लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण जी को उसको युद्ध के लिए प्रेरित करना पड़ा बाद में। बिल्कुल ठीक। ये जो युद्ध के लिए प्रेरणा के जितने भी हैं वो बाकी के अध्याय में आएगा। इस समय हमें फोकस करना चाहिए कि अर्जुन के विषाद के जो श्लोक हैं, इनसे हम क्या सीख सकते हैं। मतलब हाँ देखा जाए तो अपनी जगह वो ठीक थे ना, मतलब अगर आज के संदर्भ में देखें तो वो अर्जुन गलत नहीं था। मैं अगर थोड़ा सा फोकस चेंज करता हूं। हाँ जी। देखिए, वो अर्जुन को ठीक या गलत कहना एक चीज है, लेकिन उसकी बातों को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ जी, हम्म। मैं बोलूं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो अर्जुन जो इसमें विषाद में भी कह रहे हैं कि युद्ध किसी तरह भी अगर रुक सकता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर उसमें मेरे को भी नुकसान हो रहा है तो वो मैं झेलने को तैयार हूँ। एक तरह से युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध में वो कहते हैं कि ऐसे जाति वर्ण का भी संकट पैदा हो सकता है। तो उस चीज का हमने आज के जीवन में ये सीखना है कि अपनी बच्चों की या किसी की शादी करते हुए वर्ण वगैरह का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी एक वर्ण में है वो दूसरे में कम है। इस चीज का ध्यान रखना है जो अर्जुन ने आज के इसमें कहा है मेरे हिसाब से।
हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, बिल्कुल ठीक। हम सारे चाहते हैं ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। परंतु गवर्नमेंट ने थाने तो जगह जगह बना दिए। पहले थाना था 10 किलोमीटर में, आदमी इतना कर रहा था अपना समझौता समझौता, ये थाना करके गैल गैल हो गया। सेक्टर 7वां भी 8वां भी 9वां भी, अगला देर झगड़ा होया और मिनट लगा के जाने में, वो भी अगे तैयार बैठे। पहले ही वो जमाना और हो गया जी। पहले फिर भी बहुत शांति थी। ये जो हम लोग सोच रहे हैं सारे सारी हम अर्जुन के साथ हैं इस टाइम, भाई होना चाहिए। परंतु ये तो खुल गई। नहीं ठीक, यहां मैं देखिए एक छोटी सी बात कहूंगा, हालांकि टाइम हो गया है। मैं थोड़ी सी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहले जो मेरी नॉलेज में है कि एक पंचायत फैसला करती थी। पंचायत का मतलब पांच, एक सरपंच और चार पंच, पांच फैसला करते थे। अभी नीचे की कोर्ट में जो पहली कोर्ट है, एक मजिस्ट्रेट है, एक जज है। उसके बाद अगले लेवल पे चले जाओ, सेशन कोर्ट में चले जाओ, एक जज है जो फैसला करता है। हाई कोर्ट में चले जाओ, एक जज फैसला करता है, एक जस्टिस फैसला करता है। फिर उससे बड़ा बेंच होगा तो दो या तीन होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, एक फैसला करेगा। उसके बाद जरूरत है तो दो या तीन या ज्यादा की बेंच होगी। जब पहले लेवल के ऊपर पांच फैसला करते थे तो फैसले अच्छे होते थे, जल्दी होते थे। अब क्योंकि हर लेवल के ऊपर फैसला करने वाला अकेला है, इसलिए फैसले, मुझे लगता है कि उनके होने में, उनकी क्वालिटी में कमी है और उनमें देर भी लग रही है। ऐसा मेरा एनालिसिस है। आज की डिस्कशन को हम यहाँ समाप्त करेंगे। इसके ऊपर और चर्चा आने वाले दिनों में हम कर सकते हैं। ध्यान रखें और कोशिश करें कि अर्जुन विषाद योग से पहले अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है, इसकी छोटी 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 डिस्कशन जरूर हो जानी चाहिए, रिवीजन जरूर हो जाना चाहिए। आशु जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा पूर्णता की ओर पढ़ें। जी सर, पहले प्रथम अध्याय का समापन किया है हमने। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, डिस्कशन में आपने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ओर से आज ही शामिल हुए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमने पुराने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, ताकि इससे पहले हमने जो भी जाना उसके बारे में भी आपको पता चल सके और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आए तो आप कल के सेशन में पूछ सकते हैं। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नहीं, खोल के बोल रहे हैं।